देखिए ये कौम जो है ये सलाउद्दीन अयूबी को अपना रहनुमा मानने वाली कौम है। ये खालिद बिन वलीद की कौम है। ये कौम इमाम हुसैन की कौम है। ये कौम हज़रत अली की कौम है। ये कौम हज़रत उमर की कौम है। इस कौम में बुज़दिल और मर्दाना कमज़ोरी वाले लोगों के लिए जगह नहीं है। और अगर कोई मर्दाना कमज़ोरी से ग्रसित है तो वो हमारा कायद नहीं हो सकता। और आज जिस किस्म से कुंवर दानिश ने लड़ाई लड़ने के बजाय जिस किस्म से आंसू और टेसुए बहाए हैं, इससे ज़्यादा शर्मनाक हरकत इस कौम के लिए अब नहीं हो सकती। अगर कुंवर दानिश के अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत और जज्बाए कौम बचा हुआ है तो आज कुंवर दानिश को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और जिस तरह का वो ढकोसला कर रहा है, इस तरह का ढकोसला तो जो है कोई बुज़दिल और कमज़ोर भी नहीं करता है। जब जंग में घेर लिया जाता है तो वो भी लड़ाई लड़ने की कोशिश करता है कि कौम बुज़दिल नहीं है। अगर मैं सांसद होता ना तो मैं अपनी संसद सदस्यता के लिए नहीं रो रहा होता। मैं विदुड़ी को उसी पटल पर बताता कि कौम को गाली देने का मतलब क्या होता है। उस पटल पर मैं उसको मुंह तोड़ जवाब देकर आता, चाहे सांसद सदस्यता रहती नहीं रहती, जान रहती नहीं रहती। लेकिन हम सम्मान से सौदा करने वाले लोग नहीं हैं। और ये गाली कुंवर दानिश को नहीं पड़ी है, ये गाली हर एक मुसलमान को पड़ी है जिसने उनको वोट दिया है। हर एक मुसलमान को पड़ी है जिसने उनको कायद माना है। और कुंवर दानिश को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए कि वो उस वक्त क्यों नहीं बोल पाए। वही पार्टी से ये सांसद आता है जो पार्टी विदेश में जाके वसुदेव कुटुंबकम का नारा देती है। ये उसी पार्टी से आता है जिसका प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करता है। ये उसी पार्टी से आता है जो प्राइम मिनिस्टर एक बार एक बयान देता है कि एक हाथ में कुरान होगी और एक हाथ में कंप्यूटर होगा। ये उसी पार्टी से आता है जिस पार्टी के नेता ये कहते हैं कि इस देश में किसी के साथ कोई भेदभाव अन्याय नहीं हो रहा है। ये उसी पार्टी से आता है जिसके नेता ये ढोंग रचते हैं कि हमने जितना मुसलमानों के लिए काम किया है उतना किसी और ने नहीं किया। ये उसी पार्टी से आता है जिस पार्टी के लोग चोर से कहते हैं चोरी कहो और शाह से कहते हैं जागते रहो। आज प्रधानमंत्री को इस सांसद ने सदन में नंगा कर दिया। और ये मात्र संयोग नहीं है, ये क्लियर समझ में आता है कि ये प्रयोग है। और प्रयोग क्यों है? क्योंकि चुनाव आ रहे हैं और अभी कर्नाटक में करारी शिकस्त मिली है भारतीय जनता पार्टी को। इस व्यक्ति को तो जेल के अंदर होना चाहिए। मैं नड्डा को, अमित शाह को और मोदी को ये चैलेंज करता हूँ कि अगर तुम्हारे वसुदेव कुटुंबकम के नारे में 1% भी सच्चाई है तो विदुड़ी को इस बार टिकट नहीं दोगे तुम। मैं तो धन्यवाद देता हूं राहुल गांधी को, जिस तरीके की हिम्मत उन्होंने आज दिखाई है और जाके उनसे मिले हैं। डॉक्टर साहब, रमेश विदुड़ी का इस तरह के अगर जो है अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल और संसद के पटल पर इतिहास में से पहले कभी नहीं देखा था। किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, ये भारत के लोकतंत्र में एक काला धब्बा है जो आज, कल और परसों हमेशा इतिहास में याद रखा जाएगा। और ये भी याद रखा जाएगा कि एक सांसद जो संसद की गरिमा को तार तार करते हुए इस किस्म की बात कर रहा है, इस सांसद को किस पार्टी से ये सांसद आता है? वही पार्टी से ये सांसद आता है जो पार्टी विदेश में जाके वसुदेव कुटुंबकम का नारा देती है। ये उसी पार्टी से आता है जिसका प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करता है। ये उसी पार्टी से आता है जो प्राइम मिनिस्टर एक बार एक बयान देता है कि एक हाथ में कुरान होगी और एक हाथ में कंप्यूटर होगा। ये उसी पार्टी से आता है जिस पार्टी के नेता ये कहते हैं कि इस देश में किसी के साथ कोई भेदभाव अन्याय नहीं हो रहा है। ये उसी पार्टी से आता है जिसके नेता ये ढोंग रचते हैं कि हमने जितना मुसलमानों के लिए काम किया है उतना किसी और ने नहीं किया। ये उसी पार्टी से आता है जिस पार्टी के लोग चोर से कहते हैं चोरी कहो और शाह से कहते हैं जागते रहो। आज प्रधानमंत्री को इस सांसद ने सदन में नंगा कर दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी की असलियत को, जो चेहरे पर नकाब लगा हुआ था कि आप मुस्लिम महिलाओं का जो है वो इंसाफ दिलाने के लिए जंग लड़ते हैं, आप पिछड़ों को इंसाफ दिलाने की जंग लड़ते हैं, उसको तार तार कर दिया है और भाजपा को पूरी तरह नंगा कर दिया है जिस तरीके की भाषा का इसने प्रयोग किया है। और ये मात्र संयोग नहीं है, ये क्लियर समझ में आता है कि ये प्रयोग है। और प्रयोग क्यों है? क्योंकि चुनाव आ रहे हैं और अभी कर्नाटक में करारी शिकस्त मिली है भारतीय जनता पार्टी को। इस व्यक्ति को तो जेल के अंदर होना चाहिए। और अगर ये जेल के अंदर नहीं भी हुआ तो इस देश की जनता इसको बहुत ज़्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं करेगी। आने वाले चुनाव में इसको इसकी औकात का पता लग जाएगा। वैसे तो ये 2 कौड़ी का इंसान है, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ आपसे, लेकिन जिस किस्म की इसने बात की है 2 कौड़ी भी बहुत ज़्यादा लगती है इसके लिए। आपने कहा ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। हमने देखा कि जिस तरह से उन शब्दों का इस्तेमाल किया गया और पीछे बैठे हुए 2 पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, डॉक्टर हर्षवर्धन, दोनों
ठाके मारकर इन गालीबाजी पर, इन अमर्यादित शब्दों पर हंस रहे थे। बिल्कुल ये प्रयोग जैसा लग रहा था। देखिए ऐसा है, ये फूके हुए कारतूस, ये दगे हुए कारतूस हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद अपनी पारियां खेल चुके हैं। ठीक है, इनकी हंसी हमें याद तो हमेशा रहेगी और हम इन दोनों को ये बता दें कि सब याद रखा जाएगा। और लोकतंत्र में जनता फैसला करती है, हर्षवर्धन सिंह का और रविशंकर प्रसाद का फैसला भी जनता करेगी। लेकिन एक बात मैं और कहूँ कि वहीं राजनाथ सिंह ने माफ़ी भी मांगी। तो कुछ नेता अभी भी भारतीय जनता पार्टी में ऐसे हैं जो मर्यादा समझते हैं, लेकिन हाँ 90% नंगे हो चुके हैं हमाम में, और वो जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं ये निहायत ही निंदनीय, शर्मनाक और लोकतंत्र के लिए आज काला दिन है। क्या राजनाथ सिंह वो हैसियत पार्टी में नहीं रखते हैं कि सिर्फ माफ़ी से काम नहीं चलता? राजनाथ वहीं से कहते हैं कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मैंने आपसे कहा कि ये प्रयोग है, हो सकता है प्रयोग में राजनाथ सिंह असहमत रहे हों, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री बनाने के बजाय मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया संघ ने। हो सकता है संघ की सोची समझी साजिश हो, ये तो जांच में पता चलेगा ना। और जांच करेगा कौन? तुम ही मुंसिफ, तुम ही कातिल, तो फिर जांच कौन करे? इसलिए ये बात बहुत क्लियर है कि बजरंग बली वाली लड़ाई के बाद जो कर्नाटक में हुई, वो प्रयोग फेल होने के बाद भाजपा नए नए प्रयोग कर रही है। और मुझे लगता है कि जनता समझ चुकी है और इस बार प्रधानमंत्री जी को भी पता लगेगा चुनावों में जाके कि क्या होगा उनके साथ। 54% वोट के साथ रमेश विदुड़ी 2019 का चुनाव जीते थे। 54% वोट का मतलब होता है तकरीबन एक तरफ जीत। इस तरह जीत के बावजूद सांसदों को इन गैर मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है ताकि वो फिर से चुन जाए, ये आप कह रहे हैं? मैं नड्डा को, अमित शाह को और मोदी को ये चैलेंज करता हूँ कि अगर तुम्हारे वसुदेव कुटुंबकम के नारे में 1% भी सच्चाई है तो विदुड़ी को इस बार टिकट नहीं दोगे तुम। और इस बात को नोट कर लीजिए कि अगर ये टिकट देते हैं तो मैं जो कह रहा हूँ कि ये प्रयोग है, ये प्रयोग ही है। हमने देखा कि इस पूरे मामले के बाद एक दूसरा रुख भी सामने देखने को मिला कि बहुत ही जो है वो बड़ा अफसोसनाक भी था पूरी की पूरी मुस्लिम कौम के लिए कि एक नेता जिसको मुसलमानों ने चुनकर सदन में भेजा, वो खुद में लाचार महसूस कर रहा है, कैमरों के सामने रो रहा है। किस तरह की कमज़ोरी के शिकार मुसलमान और उनके ये नेता हो गए डॉक्टर साहब? देखिए ये कौम जो है, ये सलाउद्दीन अयूबी को अपना रहनुमा मानने वाली कौम है। ये खालिद बिन वलीद की कौम है। ये कौम इमाम हुसैन की कौम है। ये कौम हज़रत अली की कौम है। ये कौम हज़रत उमर की कौम है। इस कौम में बुज़दिल और मर्दाना कमज़ोरी वाले लोगों के लिए जगह नहीं है। और अगर कोई मर्दाना कमज़ोरी से ग्रसित है तो वो हमारा कायद नहीं हो सकता। और आज जिस किस्म से कुंवर दानिश ने लड़ाई लड़ने के बजाय जिस किस्म से आंसू और टेसुए बहाए हैं, इससे ज़्यादा शर्मनाक हरकत इस कौम के लिए अब नहीं हो सकती। अगर कुंवर दानिश के अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत और जज्बाए कौम बचा हुआ है तो आज कुंवर दानिश को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और जिस तरह का वो ढकोसला कर रहा है, इस तरह का ढकोसला तो जो है कोई बुज़दिल और कमज़ोर भी नहीं करता है। जब जंग में घेर लिया जाता है तो वो भी लड़ाई लड़ने की कोशिश करता है। रात में उसने गाली खाई है, कल 3 बजे तक तो उसने कुछ बोला नहीं। जब वीडियो वायरल हो गया तब वो आके टेसुए बहाने लगा। और उस टेसुए से अगर वो ये समझ रहा है कि कौम उसको नेता बना देगी या कौम उसको ये अपने सर पे बिठा लेगी तो ये बहुत बड़ी गलती है। कुंवर दानिश से कौम आज रिश्ता तोड़ देगी। ऐसा इंसान नहीं चाहिए हमें अपना कायद, जो हमारे हक के लिए और कौम को जब गाली पड़े तो ना बोल पाए। इस पर धिक्कार है, लानत है। जितनी लानतें आप भेज सकते हैं उतनी भेजिए। और मैं एक बात और कह दूँ आपसे कि कुंवर दानिश जब इस बार अमरोहा जाएँ तो उनका स्वागत जूतों के हार से करिए, फूलों के हार से नहीं। डॉक्टर साहब एक चीज़ आपसे पूछेंगे कि पूरी की पूरी कौम के बुज़दिल होने की निशानी ये आंसू तो नहीं? देखिए ऐसा है कि कौम बुज़दिल नहीं है। अगर मैं सांसद होता ना तो मैं अपनी संसद सदस्यता के लिए नहीं रो रहा होता। मैं विदुड़ी को उसी पटल पर बताता कि कौम को गाली देने का मतलब क्या होता है। उस पटल पर मैं उसको मुंह तोड़ जवाब देकर आता, चाहे सांसद सदस्यता रहती नहीं रहती, जान रहती नहीं रहती। लेकिन हम सम्मान से सौदा करने वाले लोग नहीं हैं। और दानिश ने सम्मान से सौदा किया है। और वो कुंवर किस चीज़ के हैं भाई? इतना डरपोक कुंवर जो कैमरे पर रो रहा है, इतना डरपोक कुंवर जो इंसाफ की भीख मांग रहा है, इतना डरपोक कुंवर जब उसको गालियां पड़ रही थी वो एक शब्द नहीं बोल पाया। ऐसे लोगों को हमारा कायद, अगर ऐसे लोग होंगे और हमें अगर इस किस्म के लोग लीड करेंगे तो अभी उसने गाली खाई है, घर घर लोग खींच के मारे जाएंगे और गालियां उनको दी जाएंगी और उनको जाति सूचक और धर्म सूचक शब्द कहे जाएंगे। और ये गाली कुंवर दानिश को नहीं पड़ी है, ये गाली हर एक मुसलमान को पड़ी है जिसने उनको वोट दिया है।
हर एक मुसलमान को पड़ी है जिसने उनको कायद माना है। और कुंवर दानिश को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए कि वो उस वक्त क्यों नहीं बोल पाए। डॉक्टर साहब, आपसे जानेंगे कि जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि एक सख्त एक्शन हो सकता है, लेकिन ओम बिरला ने जो एक्शन लिया, जो तकरीबन एक्शन ही नहीं है, उसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष के सांसद होते हैं, थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो जाता है तो सस्पेंड हो जाते हैं, कई कई दिन के लिए सस्पेंशन मिल जाता है। लेकिन आपके सांसद गाली दे रहे हैं, गैर मर्यादित शब्दों को इस्तेमाल कर रहे हैं, संसद की मर्यादा को ठेस पहुंचा रहे हैं, लोकतंत्र के मंदिर को जो है वो बदनाम कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद उनको क्या मिल रहा है? सिर्फ एक चेतावनी। देखिए, मैंने आपको कह दिया कि ये संयोग नहीं है, यह प्रयोग है, और उस प्रयोग का हिस्सा ओम बिरला भी हो सकते हैं जी। मैंने आपको कहा जांच करने की ताकत हमारे पास नहीं है। जिस दिन जांच करने की ताकत आएगी पता लग जाएगा ये प्रयोग कहाँ से किया गया है, कैसे किया गया है और क्यों किया गया है। और मैं आपको एक बात और बोलूं कि मुझे लगता है कुंवर दानिश को सबसे सॉफ्ट टारगेट देखा गया वहाँ पे, इसलिए उस पर हमला किया गया। किसी और सांसद पे शायद किया जाता तो ये हश्र उस सांसद का नहीं होता कि वो टेसुए बहा रहा होता। मैं तो धन्यवाद देता हूँ राहुल गांधी को, जिस तरीके की हिम्मत उन्होंने आज दिखाई है और जाके उनसे मिले हैं। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी को मम्मन खां से भी मिलना चाहिए इसी हिम्मत के साथ, उनको जेल में जाके मिलना चाहिए और उनको भी कहना चाहिए कि ये तो बसपा का है, तुम तो मेरे हो। तारीफ की आज आपने राहुल गांधी। बिल्कुल बिल्कुल, जो तारीफ की बात है, सराहनीय बात है, वो कही जाएगी। लेकिन मैं उसके साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि उनको मम्मन खां से भी मिलना चाहिए। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि आज मेरा शर्म से सर झुक गया कुंवर दानिश की हरकतें देख के और उनके टेसुए देख के। हमने 2 दिन पहले देखा कि बदरुद्दीन अजमल को कहा गया था कि पाकिस्तान चले जाओ। आपने कहा कि सहयोग नहीं है, प्रयोग है। 4 दिन 5 दिन का विशेष सत्र और उसमें 2 मुस्लिम एमपी के साथ एक के बाद एक दोनों के साथ कारनामे होते हैं। एक बदरुद्दीन अजमल जो एक सीनियर नेता भी हैं, उनसे कहा जाता है पाकिस्तान चले जाओ, और दूसरे नेता कोई है। तो क्या वाकई इस प्रयोग के जरिए कुछ करने की कोशिश है? देखिए, चुनाव सर पे खड़े हैं, प्रदेशों के चुनाव हैं, फिर देश का चुनाव है। भाजपा का जो सर्वे आ रहा होगा उसमें दिख रहा होगा कि हालत बहुत पतली है। जब आप कोई काम नहीं करेंगे तो भाई क्या बचेगा रीज़न? मान लीजिए घर में खाना ना बनाओ और आपकी बेगम हो वहाँ और वो खाना बना ना पा रही हूँ, तो उनके पास एक ही ढर्रा बचेगा कि वो इमोशनली आंसू बहा दें और उसके बाद कहें कि भाई खाना बाहर से मंगा लो। तो इनके पास भी सिर्फ इमोशनल इश्यूज़ बचे हुए हैं। इन्होंने कोई चीज़ ज़मीन पर डिलीवर नहीं की। बेरोज़गारी हाईएस्ट रेट पे है। पेट्रोल डीजल की मार का नारा लगाते थे, आज कहाँ ले गए पेट्रोल डीजल को? सिलेंडर पे जो है वो सड़कों पे लेट जाते थे, आज सिलेंडर कहाँ है? आप जो है महिला सम्मान की बात करते थे, मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या हुआ? आप कहते थे मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट होगी, उसका हश्र क्या हुआ? आप कहते थे पार्टी विद द डिफरेंस हैं, उसका हश्र क्या हुआ? आप कहते थे फॉरेन पॉलिसी में चीन को ऐसे आंख दिखानी चाहिए, उसका हश्र क्या हुआ? आप कहते थे कि जब हम आएंगे तो देश की तकदीर बदल जाएगी, डॉलर 33 रुपये का हो जाएगा, उसका हश्र क्या हुआ? आप कहते थे 15 लाख रुपए सबको मिल जाएंगे, उसका हश्र क्या हुआ? तो जब पैजामे से लेके कुर्ते तक सब पे दाग लग गए हैं तो अब बचा क्या है? ज़बान। तो ज़बान से ठेस पहुंचाओ और चुनाव जीतने की कोशिश करो। लेकिन इस देश की जनता इतनी पागल नहीं है। इस देश की जनता ने बड़े बड़े बरगदों को उखाड़ के फेंक दिया और पता नहीं लगा वो कहाँ गए। तो कोई भी इस देश में और दिल्ली की गद्दी पर परमानेंट नहीं हो सकता है। आज नहीं तो कल सबका हिसाब होगा।